हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 12th का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 था उसका पार्ट 2। ठीक है जी हाँ, ये हमारा पार्ट 2 है। अगर आपने अभी पार्ट 1 देखा नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं, उसके बाद आप पार्ट 2 कंटिन्यू करना। हमने पूरा देखा था कि किस तरह से वह कहाँ पे वॉर्स हुई, कौन कौन से ऑपरेशंस थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके ऑपरेशंस होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। इवन 1 वर्ड अगर कोई आपकी एक्सरसाइज है फॉर रिविजन, आप कह सकते हो कि आप उसे कोट कर सकते हो, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप एग्जैक्टली उन्हें कोट करते हो ऑपरेशंस को। ठीक है, अब हम इसके आगे देखते हैं कि किस तरह से हमने ये देखा था कि जो यूएस है वो अपनी हेजेमनी जो बना रहा है वो उसके कई तरीके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसके 3 तरीके से कैसे करता है वो हम बात करने वाले हैं। पहला है हार्ड पावर, दूसरा है स्ट्रक्चरल पावर यानी कि स्ट्रक्चर चेंज करता है, और तीसरा है सॉफ्ट पावर। ठीक है, तो किस तरह से वो अपना इन्फ्लुएंस करता है वो हम इस वाले पार्ट में देखने वाले हैं। तो देखो, जब आप हेजेमनी की रूट देखोगे ना कि कहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई, तो वो ग्रीक से स्टार्ट हुई। जो ग्रीक था स्टेट आपका पहले, ठीक है, वो उस टाइम पे जो एशिया वाला और जो साथ में यूरोप का कुछ मिक्सचर वाले देश थे जो ग्रीक बनाते थे, साउथ सेंट्रल एशिया में आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे वो प्रीडोमिनेट करता था। जो वहाँ पे डोमिनेट करता था वहाँ वो ये वर्ड यूज़ करा जाता था हेजेमनी। वहाँ से हमने ये वर्ड लिया है हेजेमनी का, और अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं। उस टाइम भी क्या था कि इसके पास जितनी, मतलब वो वाले बात नहीं कहते हम जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाइक जिसके पास इतनी पावर होगी ना, मिलिट्री पावर है या कोई भी पावर है, उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अगर हम यूएसए की बात करें तो स्पेशली इन लोगों ने भी यही चीज़ें उठाई हैं। उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी के बेसिस पे कई सारी मतलब जीत करी है, जो कि आपने इतने सारे ऑपरेशन देखे भी। हमने स्टार्टिंग में ना 3 एग्जाम्पल देखे थे 3 बच्चों के। उनमें से पहला था कि आयशा की जो लेग थी जब वो ख़राब हो गई थी अमेरिकन मिसाइल अटैक के चलते, याद है आपको वो? ठीक है, तो यानी कि किस तरह से आर्मी का, यानी कि अमेरिका का जो आर्मी थी, अमेरिका की जो मिलिट्री थी, उसके फोर्स ने किसी की ज़िंदगी को थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट में डाल दिया, ज़िंदगी को थोड़ा और दिक्कतों में डाल दिया, चैलेंजेस में डाल दिया। उसकी बॉडी को उन्होंने उससे ख़त्म कर दिया, बॉडी को ख़त्म कर दिया, बट भले ही उसकी स्पिरिट ख़त्म ना कर पाए हों। तो इस तरह से अफेक्ट करा है यूएस की मिलिट्री ने उन्हें, हमें। ठीक है, देखो हर कंट्री क्या करती है कि अपने कुछ एरियाज़ में ना वो कमांडो सेट कर देती है। लाइक अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी 7 कमांड है। हमें पता है कि नॉर्दर्न कमांड है, साउदर्न कमांड है, ईस्टर्न कमांड है। तो अलग अलग इसमें क्या है, एक एक कमांडो सेट हो जाते हैं और वो पूरी इंडिया को जिससे वो कवर कर पाएँ, इसलिए होता है। लेकिन अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस की कमांड का स्ट्रक्चर कैसा है कि उसने पूरी दुनिया को घेर रखा है। लाइक एक नॉर्थ अमेरिका में, एक साउथ अमेरिका में, एक अफ्रीका में, एक यूरोप में, ठीक है, एक एशिया में और एक ऑस्ट्रेलिया में। बल्कि ऑस्ट्रेलिया में वो जो हमारा एशिया है उसमें भी 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर रखा है क्योंकि एशिया बड़ा है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये जो कंट्री मिल रही है ना, ये वाली, ठीक है, ये इंडोनेशिया है। अभी हम इंडोनेशिया का एग्जाम्पल लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको इंडोनेशिया दिखा दिया कि ये यहाँ पे है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या सीन होता है। यूएस का जो आधार है उसकी पावर का, वो कहीं ना कहीं उसके अमेरिकन मिलिट्री पे जाके बहुत ज़्यादा सटीक बैठता है कि अमेरिकन मिलिट्री की वजह से ऐसा है। अब क्या क्या है, एक तो उसके जो मतलब ये है कि उसके पास इतनी ताकत है कि वो प्लैनेट के, यानी कि पूरे ग्रह के किसी भी कोने पे किसी भी टाइम पे बिल्कुल एक्यूरेटली, बहुत ही लीथली क्या कर सकता है, रियल टाइम अटैक कर सकता है और उसे बहुत ही बुरी तरह क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है, तो डेंजर ऑफ वॉर हमेशा इससे बना रहता है। अगर हम इसके अलावा में बात करें तो एब्सोल्यूट कैपेसिटी है उसके पास कि दूसरे आसपास के जो लोग हैं इतनी कैपेसिटी वो भी नहीं रखते हैं। अगर आप कंबाइन करके देखोगे ना कि जितना खर्चा यूएसए अपनी पावर, अपनी मिलिट्री पे करता है, उतने उसके बाद के जो 12 है ना, लाइक यूएसए ने पूरा इतना खर्चा करा मान लो, अगर इसके बाद के जो खर्चा करने वाले हैं वो किसी ने इतना करा, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, किसी ने इतना, तो जब तुम 12 कंट्रीज मिला लोगे ना तब इकलौते जाके यूएसए के बराबर खर्चा हो पाएगा। यानी कि देखो कितना ज़्यादा खर्चा करता है। अब पहला तो हो गया उसका कि वो खर्चा ज़्यादा करता है। दूसरा क्या ताकत है उसकी दूसरी ताकत है टेक्नोलॉजी की। हमने पढ़ा था पेंटागन, जहाँ पे उनका डिफेंस पूरा डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे बॉम्ब गिरे थे। ठीक है, उसी पेंटागन की बात की जा रही है कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर इतना सारा काम होता है कि एक तो आपकी क्वांटिटी में भी डिफरेंस है, क्वांटिटी में तो डिफरेंस है ही है कि वो 12 के बराबर कर रहा है, और क्वालिटी में भी है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। और प्रेजेंट की अगर हम देखें सिचुएशन तो इस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कमांड्स वाला कि हमारे उसने 6 कमांड्स में पूरी दुनिया को बांट रखा है, तो आप सोच ही सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, अगर आप इसके अलावा देखोगे, हमने देखा कि यूएसए का जो इन्वेशन था इराक में, उसने दिखाया कि किस तरह से अमेरिका भी थोड़ा वीक पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने जब इराक पे हमला किया तो था कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट स्थापित कर सके, ऐसे कर सके, बट वो एट लास्ट वो कर नहीं पाए। ठीक है, थोड़ा अमेरिका की जो नेचर है वो थोड़ा वीकनेस पे आ गया था। अब आप वो बात कर रहे हैं कि जब कोई भी एक आदमी दूसरी जगह जाती है, उसके 4 मोटिव हो सकते हैं। या तो वो वहाँ उसे जीतना चाहती है, या
क्या दूसरा रीज़न हो सकता है? दूसरा रीज़न हो सकता है कि वो किसी चीज़ को उसमें रोकना चाहती है, लाइक किसी चीज़ को रोकने से उसे डिटरेंट करना चाहती है, डिटरेंस की पावर लाती है, डिटर करती है, या फिर किसी चीज़ के लिए उसे पनिश करना चाहती है, तभी हम दूसरे पे हमला करेंगे। इसके अलावा या फिर हम उस पर रूल रेगुलेशन को जताना चाहते हैं, तो या तो हम जीतेंगे उसे, हम उसे हड़पना चाहते हैं एक तरह से, ठीक है। दूसरा है कि हम उसे किसी चीज़ को करने से रोकना चाहते हैं, या फिर हम उसे उस देश को, कंट्री को पनिशमेंट देना चाहते हैं, या फिर हम उस पर पूरा रूल करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारे कामों में अगर हम अमेरिका की कमज़ोरी देखें तो हमने वो पुलिस वाले एरिया में, यानी कि वो उससे कैसा रूल करेंगे, उसके ऊपर जो पॉलिसिंग वाला टेरिटरी है, टेरिटरी को ऑक्यूपाई तो कर लिया, उसके अलावा उसकी पॉलिसिंग कैसे करनी है उस पर कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। ये कहीं ना कहीं अमेरिका की एक वीकनेस है। अब देखो बिल्कुल 2018 का बिल्कुल लेटेस्ट डाटा है जिसमें वो बता रखा है कि किस तरह से यूएसए कितना खर्चा करता है और बाकी कंट्रीज़ कितना कितना खर्चा करती हैं। और देखो यहाँ पे यूएसए है और यूएसए के बराबर में ये 15 कंट्रीज़ का मिक्सचर है, यानी कि 15 कंट्रीज़, इसके बाद जो 15 कंट्रीज़ है ना खर्चा करने वाली, जैसे फर्स्ट नंबर पे तो यूएसए हो गया, दूसरे नंबर से लेके जो लगभग 16वें नंबर तक हैं, ठीक है, उन सबका खर्चा इस वाले बार में है। तो ये वाला 12 भी यूएसए से ऊपर है, लेकिन हमने क्या कहा था कि 15 तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएंगे, इतना स्ट्रॉन्ग तो हम हो ही सकते हैं, लेकिन अगर हम 12 की बात करें तो यूएसए ज़्यादा बड़ा है उन 12 के कंपैरिजन में। आप इसी स्टैटिक्स पे बात करो तो जितने भी लोग खर्चा करने वाले भी हैं ना, जो दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे, तो वो भी कहीं ना कहीं यूएस फ्रेंडली हैं। तो अगर हम यूएस फ्रेंडली हैं या फिर यूएस के साथ संधि में है वो, तो ऑलरेडी आप फिर समझ लो कि यूएस की ताकत और कितनी ऊंची बढ़ जाती है जिसका कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। इसके अलावा क्या है, हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, मिलिट्री पावर आपने देख ली कि किस तरह से मिलिट्री पावर है। पूरा क्वेश्चन आता है कि पूरी इसको एक्सप्लेन करो, 6 नंबर में भी आ सकता है आपका, 3 नंबर वाले 4 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो आपको वही 4-5 हेडिंग बनानी है, जितनी भी नंबर का क्वेश्चन है उतनी हेडिंग बना के जब आप आंसर करोगे तो बेटर होता है मार्क्स गेन करना, ठीक है। अब क्या है, हेजेमनी एज स्ट्रक्चरल पावर, अगर आप स्ट्रक्चरल पावर में देखोगे तो देखो किस तरह से उन्होंने स्ट्रक्चर पे इफेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम बात करें बेसिकली इकोनॉमी की, कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हुई है। अब हम बात करते हैं आगे, देखो कि वर्ल्ड इकोनॉमी की जब हम बात करेंगे तो यूएसए ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो काम किया है, ठीक है। कैसे उसकी जो एग्जिस्टेंस है ना वर्ल्ड इकोनॉमी की, या फिर जब ग्लोबलाइजेशन जैसा शब्द यूज़ करते हैं ना कि ग्लोबलाइज हो रहा है अब शब्द, ठीक है, हम एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो उसका क्रिएशन और उसका एग्जिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, जो भी पावर में है, जो भी सुपर पावर है, तो वही उसे क्रिएट करेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा फायदा उससे उसका होगा, और उसे उसकी एग्जिस्टेंस बनी रहे ये भी इंश्योर ये पावर ही करती है। क्यों करती है, क्योंकि भाई यही पावर है। अगर मान लो अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से एडवांटेज होता है इसके ओपननेस का, तो बेसिकली जो मेन लीड है वो तो ये स्टार्ट करते हैं जो भी हेजेमनी वाली कंट्री या फिर जो सुपर पावर है वो, ठीक है। लेकिन जो आसपास वाली कंट्रीज है उन्हें भी फायदा मिलता है। अगर मान लो ग्लोबलाइजेशन है, अगर इससे सिर्फ यूएसए को फायदा मिलता तो बाकी कंट्रीज क्यों अपनाती, तो फायदा तो दूसरों को भी होता है। लेकिन यूएसए क्योंकि एक बड़ा है तो उसे लीड करना पड़ेगा ना, कोई रास्ता, कोई शासन। अगर मान लो कोई लीडर है तुम्हारा, कोई ग्रुप है तुम्हारा, तो लीडर को तुमसे ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, चीज़ों को कन्वे करने पर दिमाग भी लगाना पड़ेगा उसे, बाकी लोगों को क्या है उसे फॉलो करना है सिर्फ, ठीक है। लेकिन यूएसए उसे लीड कर रहा होगा, या फिर मतलब जो भी आपका लीडर है वो उसे लीड कर रहा होगा। तो इसलिए हम देखते हैं कि किस तरह से आगे चीज़ें होती हैं। देखो जब हम इसके आगे बात करते हैं तब हमें पता चलेगा कि एक पब्लिक गुड जैसी चीज़ होती है। पब्लिक गुड क्या होता है, पब्लिक गुड वो चीज़ें होती हैं जिसका कंजप्शन सब करें लेकिन फिर भी किसी को इफेक्ट ना पड़े, लाइक सब यूज़ करें लेकिन वो ख़त्म ना हो। लाइक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सी, समुद्र के रास्ते हमारा व्यापार हो जाता है, हम बचपन से जानते हैं। बचपन से मतलब जब आपसे 6 से आपने हिस्ट्री पढ़े होगी, आपको पता है कि समुद्र के सारे इंडिया में तो स्पेशली तभी व्यापार होता है। समुद्र का रास्ता व्यापार के लिए बहुत ईजी भी होता है, लाइक सस्ता भी होता है। तो एक SLOCs है, ये क्या है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि समुद्र का वो रास्ता जहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहाँ से सामान आता है जाता है, ये सारी चीज़ें। तो ये ऐसा रास्ता है, ऐसा गुड है, ऐसी चीज़ है जो कि सब यूज़ कर सकते हैं और वो सबके लिए तब भी अवेलेबल रहेगा, कोई ख़त्म नहीं होगा। जैसे आप फ्रेश एयर की बात कर सकते हो, रोड की बात कर सकते हो, आप पानी के रूट्स की बात कर सकते हो। तो इसमें जो ओपन दुनिया है, ओपन वर्ल्ड इकोनॉमी जो बनाई है, उसे लीड करने के लिए पैसे कौन लगाएगा, ऑफ कोर्स आपका अमेरिका या फिर जो सुपर पावर है वही लगाएगा, और फायदा किसको होगा, सबको होगा। कंपैरेटिवली वही ज़्यादा पैसे लगाएगा, ठीक है। जैसे लॉ मेंटेन करना है या कुछ और चीज़ें सीज में, इंटरनेशनल वाटर में कैसे नेविगेशन होगा, वो ज़्यादातर कौन देखता है, वो यूएस नेवी देखती है, ठीक है। पहले कौन देखता था, ब्रिटेन पावर देखती थी, ब्रिटिश नेवल पावर देखती थी, बट आपको पता है कि यूरोप के बाद फिर पावर हमारी शिफ्ट होती है, ठीक है, और कहाँ पहुंच जाते हैं, यूएसए में। तो इसलिए अब किसकी पावर देख रही है, मल्टी ओशियनिक पावर, यूएस नेवी। मल्टी ओशियनिक यानी कि जो अलग अलग समुद्र में हो, वरना ज़्यादातर आर्मी कहाँ होती है, मतलब नेवी कहाँ होती है,
जहाँ पे जो समुद्र हमारे अंडर आ रहा है वहीं पे, जैसे इंडिया की आर्मी इंडियन ओशियन में होगी, ठीक है, और बांग्लादेश वाली साइड जो बे ऑफ बंगाल है आपका वहाँ, या फिर जो अरेबिक सागर जो आपका अरब सागर है वहाँ पे होगी। लेकिन जो यूएसए है उसकी आर्मी आपको हर उसमें मिल सकती है। देखो ये पूरा जो फोटो है, ये जो ग्लोब है पूरा डॉलर से कवर कर रखा है, मतलब क्या पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे ग्लोबल मतलब ये जो डॉलर है ये छा चुका है और पूरी दुनिया को चला भी यही रहा है, ठीक है। अब देखो ये कैसे हुआ, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जो स्ट्रक्चर में चेंजेस की हम बात करें ना, तो इनमें इंपॉर्टेंट है इंटरनेट भी। लाइक जिस हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं ना कहीं इसकी स्टार्टिंग हुई है इंटरनेट से। और इंटरनेट की स्टार्टिंग कब हुई थी, जब यूएस की मिलिट्री में रिसर्च शुरू हुई थी ना, कि रिसर्च करें पता लगाएं, तो 1950 में उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत करी थी, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स के जरिए। हमें पता है सैटेलाइट से नेटवर्क आते हैं, ठीक है, तो वहाँ से वो स्टार्ट हुई और इंटरनेट जैसा बूम ये लाइन, ठीक है। अगर आप उसके अलावा बात करोगे तो हमें पता है कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में वो 21% देता है। अब देखो कितनी सारी कंट्रीज है, उसका पूरा 21% तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए ही देता है, ठीक है। और अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी क्या हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था, भले वो इंडियन ट्रेड मतलब डोमेस्टिक ट्रेड हो या बाहर का ट्रेड हो या कैसे भी ट्रेड चल रहा हो, लेकिन अगर हम सिर्फ दुनिया की ट्रेड की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, और उसमें भी यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, हमें पता है ना यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो उसकी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं ना, उन्होंने कुछ अपने खुद के यूनियन बना रखे हैं, ठीक है। तो उन देशों में ना आवाजाही बहुत आसान है, तो उन्हें एक कंट्री की तरह इकोनॉमिकली एक फैक्टर माना जा सकता है। लाइक वैसे कंट्रीज अलग अलग हैं, लेकिन अगर हम अर्थव्यवस्था के आधार पर देखें तो उन्हें एक माना जा सकता है। तो इस 15% में क्या आ रहा है, हमने इन्हें भी अलग अलग माना है, क्योंकि अलग अलग देश तो हैं ही। तो वो कह रहा है कि अगर हम यूएसए की बात करें वर्ल्ड ट्रेड में, तो कम से कम 15% यही काम करता है वर्ल्ड ट्रेड का। अगर हम जो यूरोप के अंदर वाला जो व्यापार है ना, इंटर यूरोपियन जो यूनियन है उसका जो व्यापार है उसे भी काउंट करते हैं, तो ठीक है। वैसे काउंट करना मतलब वैसे काउंट इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप के देशों का पूरा एक ग्रुप है जो कि अपने आप को एक फैक्टर बताता है, एक रूल एंड रेगुलेशन से चलता है। लेकिन अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ कि ब्रिटेन निकलना चाहता है यूरोपियन यूनियन से, ये सारी चीज़ें, ये न्यूज़ वाली बातें आप उससे ज़्यादा डीप में पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे तो आपको कोई भी एक भी कंट्री में किसी भी सेक्टर में कोई भी ऐसा देश नहीं मिलेगा जहाँ पे अमेरिका की कोई ना कोई एक या दो कंपनी टॉप 3 में ना आती हो, ठीक है, यानी कि वो इतना पावरफुल स्टेट है, यानी कि पूरी पावर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह से स्ट्रक्चरल पावर यूएसए ने मेंटेन करी है, इसी वजह से क्या है जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो एक पर्टिकुलर वे में शेप करा है, यानी कि एक एंगल में मुड़िए जहाँ से जाना चाहिए। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड इकोनॉमी सेट हुई और बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनी, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अमेरिका की हेजेमनी का ही प्रोडक्ट है। अब ये कैसे हैं डीपली तो हम इसे पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में आएगा ये, शायद चैप्टर 6 में आपका, कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, फिर आप देखोगे किस तरह से यूएसए को ज़्यादा पावर है और कैसे अलग अलग है। तो अब देखो ये बिल्कुल करंट डाटा है आपका लगभग, ठीक है, 2018 का ही डाटा है इसमें। तो क्या है कि वो दिखा रहा है कि किस तरह से कंपटीशन है। अगर हम करंट प्राइस की बात करें, प्राइसेस की, खर्चे के मतलब कि कितना मूल्य है इस हिसाब से, तो यूएसए की जो इकोनॉमी है वो लीड कर रही है, यूएसए की जो जीडीपी है वो लीड कर रही है, ठीक है। लेकिन जीडीपी दो तरह का होता है, एक तो हमने जितना कमाया या फिर जितने उसके रेट्स हैं, दूसरा जितना खर्चा हो रहा है। अगर हम बात करें कमाने के उसमें या फिर जितने रेट्स है, तो यूएसए लीड कर रहा है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जापान है, जर्मनी है, ऐसे है। अगर आप पीपीपी के बारे में देखो, यानी कि जो आपका परचेजिंग पावर पैरिटी है, जिसमें आप देखते हो कि आपका जो मतलब सिटीजन है वो कितना खर्चा कर रहा है और खर्चे से इकोनॉमी आगे लीड होती है, तो फिर चाइना ज़्यादा है यूएसए से, यानी कि यूएसए को कहीं ना कहीं टक्कर अब हम दे पा रहे हैं, हम मतलब एक तरह से चाइना या कोई और दे पा रहा है, जबकि पहले वो इतना बिल्कुल भी नहीं था। बिल्कुल 2018 का लेटेस्ट डाटा है, कुछ बुक्स में अपडेट ना हो तो आप वो भी देख लेना। अब देखो स्ट्रक्चरल पावर में और क्या क्या आता है। अगर आप डिग्रीज़ की बात करो ना, तो जब हम एमबीए की डिग्री देखते हैं तो एमबीए की डिग्री एक ऐसी डिग्री है जो कि बहुत लंबे टाइम तक किसी को पता भी नहीं था, लेकिन अगर अब आप बात करोगे तो ये एमबीए बहुत ही प्रेस्टिजियस डिग्री में से एक है। लाइक अगर आप इसे करते हो तो वो आपको ज़्यादा स्किल्स प्रोवाइड करवाता है, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। लेकिन अगर हम एमबीए की बात करें, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 1881 में। मतलब एक कॉलेज था, जिस कॉलेज से ये स्टार्ट हुई, जिस यूनिवर्सिटी की जिस कॉलेज से ये स्टार्ट हुआ वो स्कूल, वो 1881 में बना था, वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसुला, ठीक है, 1881 में बना। वहाँ पे फर्स्ट टाइम एमबीए का कोर्स शुरू हुआ 1900 में। और जबकि यूएसए के बाहर कब शुरू हुआ, 1950 में। लगभग 1950 में आके ये एमबीए की डिग्री बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, और इंडिया में तो अभी रिसेंट में कुछ साल पहले मतलब अभी हुई है। तो आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल देखा था ना साउथ अफ्रीका के जाबू का मन है कि वो आर्ट स्कूल में जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स आते हैं कि वो एमबीए करके बिजनेस में फ़ायदा उठाए। तो अब आपको पता चला कि किस तरह से स्ट्रक्चरल इफेक्ट डाला, उसके स्ट्रक्चरल पॉलिसी ने लोगों के जीवन पर अफेक्ट डाला, तो इस तरह से उन्होंने अफेक्ट डाला, ठीक है। अब आगे क्या बात करिए। अब ये देखो बच्चा ये कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने आर्ट्स ले लिया, अगर मैं साइंस लेता तो
मैं भी एंट्रेंस वगैरह देता और क्या बनना चाहता, डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता यूएस जाके, यानी कि मैं इसके हेजेमनी के पावर में फंस जाता जाके। अब क्या है, इसके अलावा हमने तीसरा तरीका माना था सॉफ्ट पावर का। एक हो गया हार्ड पावर मिलिट्री वाला, अब हो गया स्ट्रक्चरल पावर कि हमने इकोनॉमी को हर्ट किया। अब है सॉफ्ट पावर। देखो, अगर तुम्हें किसी से अपना काम मनवाना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं, या तो वो खुद ही कर दे, ठीक है, खुद ही कंसेंट दे दे अपने की, ठीक है, या फिर तुम कोहेरेंट कर दे। कोहेरेंट यानी कि उसे उस पर थोपते हो कोई भी चीज़ें। तो यूएसए ने मिलिट्री के जरिए तो थोपना चाहा, वो तो ठीक है, उसने डिप्लोमेटिक भी खेला, उसने लोगों से कंसेंट बनवाई, मैन्युफैक्चर करवाई कंसेंट। अब कंसेंट भी मैन्युफैक्चर होती है। अब देखो, जिस तरह के ऐड आपको दिखाए जाते हैं टीवी पे, आप उससे अपना कंसेंट ही तो बनाते हो कि ठीक है मैं ये वाला ऐड लूँगा या फिर मैं ये वाला प्रोडक्ट लूँगा, मतलब ठीक है। तो ये क्या है, आपके कंसेंट को बनाया जा रहा है, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इतना अच्छा है क्योंकि ये पर्टिकुलर बंदा उसे यूज़ कर रहा है या जो भी है, या इसके जो ये फ़ायदे हैं। तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है आपका कंसेंट। तो तीसरे सेंस में उसने इस तरह से काम किया कि हमारी आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स पे उसने क्वेश्चन करा, यानी कि आइडियोलॉजिकल स्फेयर को हमारा अटैक किया और हम जो बात करने लगे बाकी सारी कल्चर की, वो इसी के हिसाब से हो गई। अगर आप बात करो कि ज़्यादातर क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं, तो जो भी डोमिनेटेड क्लास होती है, फिर डोमिनेटेड कोई भी एक कंट्री है, ठीक है, वो किसी दूसरी देश में जाएगी, मान लो यूएसए है, वो आया इंडिया में, ठीक है, तो उसका काम क्या होगा कि यहाँ के जो डोमिनेटेड लोग हैं, यहाँ के जो ऊपर वाले लोग हैं, उन्हें शो करेंगे कि किस तरह से अगर तुम हमारा कल्चर अपनाओगे तो तुम भी आगे बढ़ोगे और अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो जब वो ऐसा कर देते हैं, इसके बाद इनके इन्फ्लुएंस में नीचे वाले लोग भी कर देते हैं। क्या है, जितनी भी डोमिनेटेड पावर है वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री पावर का ही नहीं बल्कि आइडियोलॉजिकल रिसोर्सेज का भी यूज़ करते हैं, क्योंकि जितनी भी कंट्री हैं, अगर वो पावरफुल कंट्री का इंटरेस्ट उनमें आ जाएगा ना, तो हाथों हाथ क्या होगा कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उन्हें विरोध कर रहे हो, वो खुद ही कंसेंट के जरिए मान जाएंगे, ठीक है, और वो खुद ही आपके लिए, मतलब आपके लिए काम करेंगे, या फिर कह दो कि आप ये मार्केट में ज़्यादा डील करेंगे, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखेंगे। अगर आप यूएसए की बात करो, आज की बात करो, तो ये सिर्फ मिलिट्री पावर नहीं दिखाता, सिर्फ इकोनॉमिक पावर ही नहीं दिखाता, बल्कि कल्चरल प्रेजेंस है उसका। लोग अपनी पर्सनल सक्सेस को मेजर करते हैं कि यूएसए में कोई एक बंदा कितना कमा रहा होगा, तो अच्छा ठीक है मैं भी इतना कमाना चाहिए। अगर मैं इतना कमाऊंगा या फिर मैं पढ़ लिख के यूएसए चला जाऊंगा तो फिर मेरा क्या हूँ, वो मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो हमारी डेफिनेशंस यूएसए तक सिमट के रह गई हैं। अगर आप आगे बात करोगे तो जितने भी हमारी सोसाइटी के सपने होते हैं, इंडिविजुअल के या सोसाइटी के, वो किस पे डिपेंड करते हैं, 20वीं सेंचुरी के अमेरिका पे, ठीक है। अमेरिका क्या है, वैसे तो एक सेंस में बहुत ही ज़्यादा कल्चर जो है अर्थ का, उसे पावरफुली अफेक्ट कर रहा है। इसी को हम उसका सॉफ्ट पावर कहते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, एबिलिटी कहाँ पे लगाई उसने, अपने कल्चर को चेंज करने में, हम लोग के कल्चर को चेंज करने में लगा दी, ना कि हमारे साथ युद्ध करने में। देखो, अगर युद्ध वगैरह करेगा तो एक चांसेस है कि हम अपने कल्चर के प्रति और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और इसका और ज़्यादा रिबेल करेंगे, यानी कि इसका विरोध करेंगे। लेकिन जब हमें पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा हम इसके डोमिनेशन में आ रहे हैं, ठीक है, हमें लगेगा कि ये तो नॉर्मल है, जैसे हमें पक्षी, पानी, नदियाँ ऐसे दिखती हैं, ठीक है, तो फिर हम काय का विरोध करेंगे। तो इसी विरोध से बचने के लिए क्या होता है, ये काम किया जाता है। आपने वो फिर से आपको स्टोरी याद होगी, कौन सी, ब्लू जीन्स वाली, जो एंड्रे कहती है, ठीक है, कि एंड्रे कहता है कि मुझे ब्लू जीन्स चाहिए, जो उसे कूल लगता है वो, ठीक है। उसके पापा फिर बताते हैं कि अच्छा सोवियत यूनियन में जब हम थे तब हम भी तो ऐसे ही पहनते थे, कि हमें वो लिबरेशन वाली फीलिंग देता था कि हम खुल गए। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा मतलब होता है। और एक बच्ची कहेगी भी कि मैंने तो कभी नहीं सोचा अपनी ब्लू जीन्स खरीदने से पहले कि मैं किसी यूएस की हेजेमनी का शिकार हो रही हूँ। अब देखो ये क्या है, इंडोनेशिया, जो मैंने कहा था ना इंडोनेशिया आएगा, मैं आपको कंट्री दिखा चुकी हूँ, वहाँ की फ़ोटोज़ हैं कि आप देखो, अब ये बैटमैन वगैरह है, ठीक है, पेप्सी है, और ये क्या है, रेस्टोरेंट एंड ऑल, कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन। तो ये सारी चीज़ गई, ये फोटोज़ है आपके इंडोनेशिया कंट्री की, और वो आपको बताना क्या चाहता है, वो आपको बताना ये चाहते हैं कि किस तरह से यूएस हमारी पूरी सबकी लाइफ में इंटरफेयर कर चुका है, बहुत ज़्यादा अंदर तक आ चुका है। ये जकार्ता की हैं ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब देखो, कोल्ड वॉर के दौरान क्या था, ये डिफिकल्ट था कि जीत किसकी हो रही है, हार किसकी हो रही है, क्योंकि सोवियत यूनियन क्या था, सोवियत यूनियन काम कर रहा था मिलिट्री पावर्स पे, तो मिलिट्री पावर्स पे तो शायद सोवियत यूनियन जीतने के चांसेस हो सकते थे, बट स्पेशली यूएसए क्यों जीता, क्योंकि यूएसए कहाँ काम कर रहा था, सॉफ्ट पावर की तरह भी काम कर रहा था, और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा रीज़न बना, ठीक है। और इसके बाद ही आपको पता है किस तरह से सोवियत यूनियन पूरी टूटी। कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन के अंदर तो सोशलिस्ट पावर थी, लेकिन बाहर पूरे देश में कौन सी, पूरी दुनिया में क्या चल रहा था, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चल रही थी, जिसकी वजह से अमेरिका जीता। अब क्या है, अमेरिका पे रोक कौन लगा सकता है। देखो, जब 9/11 का हमला हुआ तो पूरे देश में क्या था, गुस्सा था उनका, ठीक है, तो तब तो कोई रोक वाला पॉइंट नहीं आया, ठीक है। उससे पहले था एक तो रोक वाला मतलब बैकग्राउंड, और अब के अगर हम टाइम पे देखें तो अब फिर से वो रोक वाला एग्जिस्टेंस में आ रहा है। 9/11 के टाइम पे तो सभी भड़के हुए थे, भाई अब तो मार दो इन्हें, मतलब जो भी करना है कर दो, आर्मी के सब सपोर्ट में थे। लेकिन अगर हम इसकी आर्मी को रोकना चाहें कि भाई तो इतना अफेक्ट मत डाल, तो कौन उसे रोक सकता है। तो पहला क्या है, है इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर, यानी कि जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो डिवाइडेड है 3 पावर में। जैसे हमारे यहाँ है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और वो
लेजिस्लेटिव। तो अगर एग्जीक्यूटिव चाहे ना जैसा भी आर्मी का यूज़ करना तो वो जैसा भी यूज़ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि बाकी के जो 2 ऑर्गन्स हैं वो उसे क्वेश्चन करने के लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कंस्ट्रेंट लग जाती है। ठीक है, दूसरा आपका मेथड है, मतलब दूसरा तरीका है जिससे आप उसे रोक सकते हो, दूसरा है खुद उसका इंटरनल। ये भी इंटरनल कैसे है? जो आपका मास मीडिया वाला प्रोसेस है, यानी कि लोग आएंगे, पब्लिक ओपिनियन रखेंगे, अगर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो वो अपने रीजंस देंगे। पूरा जो पब्लिक स्पीकिंग का सिस्टम है उसी प्रेशर से ये रुक सकता है कि भाई किसी के साथ ज़्यादा गलत ना हो, क्योंकि इसकी खुद की सरकार या फिर कह लो कि इसकी जो खुद की जनता है वो इसके खिलाफ हो सकती है। क्योंकि यार ह्यूमैनिटी सबके अंदर होती है, सब लोग एक वर्ल्ड ग्लोबल सिटीजन बनना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सिर्फ अपनी पावर को आगे बढ़ाना चाहे, कोई पर्टिकुलर सरकार है वो सिर्फ अपनी पावर को आगे बढ़ाना चाहे, तो तब तो वो नहीं देखेंगे कुछ भी ऐसा। तो अमेरिका में जो मॉडल में जो मास मीडिया वगैरह है उन्होंने कभी कभी चाहा है कि पब्लिक को एक पर्टिकुलर ओपिनियन सुनाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही डीप इफेक्ट डालता है कि गवर्नमेंट में जो पॉलिटिकल कल्चर है अमेरिका का उस चीज़ को, और वो बताता है कि किस तरह से जो यूएस का मिलिट्री एक्शंस है वो रोके जा सकते हैं ओवरसीज़, यानी कि समुद्र को जो पार कर करके जाता है जब उसके खुद के लोग कहीं। तीसरा और मतलब सही सा है एक क्या है कि जो नाटो की उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे देशों का ग्रुप है, ठीक है, जो कि काम कर रहा है किस लिए? एक साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जब उन्होंने कोल्ड वॉर के टाइम पे और उससे पहले बनाया था अपना ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या है, अमेरिका हमेशा चाहेगा कि नाटो का ग्रुप उसके साथ रहे, क्यों रहे? क्योंकि एक तो डेवलप कंट्रीज का ग्रुप है, ऊपर से मार्केट इकोनॉमी वाले हैं, कैपिटलिस्टिक अप्रोच वाले हैं, तो यूएसए को तो मार्केट चाहिए, तो यूएसए का तो बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, तो वो नाटो को कभी नाराज़ नहीं करना चाहता, ठीक है, करना चाहेगा। तो एक क्या है कि अगर ये नाटो की कंट्रीज पे प्रेशर जमाए तो कहीं ना कहीं इसकी हेजेमनी को कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये उसका कंस्ट्रेंट हो सकता है। ठीक है, अब देखो इस फोटो में क्या दिखाया गया है कि ये जो 907 पेयर है ये है उन लोगों के जिन्होंने अमेरिकन लोगों ने जो इराक पे जब वार की थी उसके बाद कौन मरा था ज़्यादा? 907 समझ लो यूएस के सोल्जर्स मरे थे। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ बूट है, यानी कि सिर्फ सोल्जर्स मरे। दूसरी फोटो में क्या है कि लगभग 1000 पेयर हैं शूज़ के, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन कौन मरा इराक में। तो देखो एक तो ये 16,000 इराकीज मरे, वो भी सिविलियंस, यानी कि जो देखो घर वर के जूते चप्पल हैं जो भी आप पहनते हो, कि यानी कि उनकी गलती भी नहीं थी। ठीक है, अब दूसरा है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है इंडिया का यूएसए के साथ। अब देखो हमारा क्या है कि हम स्टार्टिंग से क्या थे, जब हमने कोल्ड वॉर वगैरह की बात करी तब हम एक तो हमने नाम संगठन बना लिया था अपना, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। उसके अलावा हमें पता है कि हमारा फ्रेंड सोवियत यूनियन था उस टाइम पे। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ तो हमें कोई ऐसा फ्रेंड नहीं मिला जो हमारी जो दुनिया भर की दुश्मनी है उससे हमें बचा सके। ठीक है, तो हमने अलग अलग जगह ट्राई किया है, ये सारी चीज़ें करी हैं। तो देखो यूएसए का और इंडिया का अगर हम वो देखें, यूएसए और इंडिया का जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी का रीज़न है वही सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न भी बन जाता है। कैसे? यूएसए में बहुत सारे इंडियन लोग काम करते हैं, और आपको पता भी है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा कि उसने वीज़ा वगैरह कम करवाने की बात की है, प्रतिबंधित करवाने की बात की है कि इंडिया के लोग यहाँ ना आए या फिर कहीं और के लोग यहाँ ना आए, और फिर किन लोगों को वो मिले सरकार या फिर काम किसे मिले जो अमेरिका के खुद के हैं। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, लगभग जितने भी सॉफ्टवेयर सेक्टर में हम कुछ भी डेवलप करते हैं हमारा 65% ये यूएसए लेता है। ठीक है, इसके अलावा जितना भी टेक्निकल स्टाफ है बोइंग में 35% उसमें से इंडियन ओरिजिन का है। जो आपका सिलिकॉन वैली है जहाँ पे आप कंप्यूटर की चिप्स वगैरह बनाने का काम करते हैं पूरे, तो 300,000 इंडियन वर्कर्स हैं उसमें काम करने वाले। और जितना भी हाईटेक स्टार्टअप होते हैं ना वहाँ पे, ठीक है, उसका जो 50% होता है वो इंडियन अमेरिकन करते हैं। इंडियन अमेरिकन मतलब जो भारत के रहने वाले हैं और अमेरिका में जाके बस जाते हैं। तो अब क्या है, वो सिंपली क्वेश्चन तो उठ नहीं है, तो भाई इंडिया की पॉलिसी क्या है, इंडिया चाहता क्या है। तो अब बेसिकली 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट वो कहता है कि या तो हम लोग मिलिट्री पावर से डरें और दूर रहें, वॉशिंगटन से जो भी चल रहा है वो कर ले, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा कि हम उसकी जो यूएस हेजेमनी है उसका फ़ायदा उठाएं, ठीक है, जितना हमें फ़ायदा हो रहा है उस हिसाब से हम फ़ायदा उठाएं। तीसरा है कि हम क्या करें कि अपना जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका अपना ग्रुप बनाएं, और वो कभी ना कभी यूएसए से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हम आगे बढ़ के काम करें। तो ये 3 आइडियाज़ पे बहस चलती है, यही सेम बहस चल रही है लोकसभा में, डिबेट चल रही है इंडो और यूएस के रिलेशन पे। तो कांग्रेस मनमोहन सिंह कहना चाहते हैं कि अगर हमने इसका फ़ायदा नहीं उठाया कि जो पावर पॉलिटिक्स चल रही है और जो ऊपर है वो हमारे लिए नुकसानदायक होगा, तो जितना हम यूएसए से फ़ायदा उठा सकते हैं उठा लें। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे दूसरे स्पीकर हैं वो है सीपीआई के श्री वासुदेव आचार्य। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम फॉरेन पॉलिसी को देखें तो हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर बहुत सारी जगह चेंजेस करे हैं, लेकिन जब हम सीन देखते हैं इराक और ईरान का, तब हमें समझ में आता है कि जुलाई स्टेटमेंट जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने स्टेटमेंट साइन करवाया था क्या करना है क्या नहीं करना है, तो किस तरह से वो उसका अगेंस्ट चले जाते हैं। ठीक है,
ठीक है। हम ये भी चाहते हैं कि हम ईरान के साथ व्यापार करें पाकिस्तान से होते हुए, ठीक है। तो हमें क्या इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए जो कि किसी से अफेक्ट ना हो, क्योंकि हमारा भाई उसमें भला है। फिर बीजेपी के ये कहते हैं कि हमें यूएसए से जितना फ़ायदा हो रहा है यूनिपोलर वर्ल्ड से उतना फ़ायदा उठाओ, लेकिन अपनी नेशनल सिक्योरिटी के क्वेश्चन पे नहीं, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी सबके लिए एक बड़ा कंसर्न है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इस हेजेमनी से बचेंगे कैसे, क्या कोई तरीका नहीं है? अब देखो, अगर आप बात करोगे हमने मिलिट्री में देख लिया कितना पावर है, हर जगह पावर देख ली कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है, तो क्या इसे कभी रोका नहीं जा सकता? तो देखो, पहली बात तो अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो वो ऐसी पॉलिटिक्स है जिसमें कभी कोई सरकार नहीं बनती। अगर कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वहाँ कोई सरकार नहीं बनती तो कोई उसे रोकने वाला नहीं है, उसके कामों को कोई रोक नहीं सकता। और खासकर आप जब पढ़ोगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एडवाइजरी जारी कर सकती हैं, वो बिल्कुल सज़ा ऐसा टिपिकल सज़ा नहीं दे सकती हैं, ठीक है। और अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात करें तो क्या है, यूएसए की मिलिट्री की पावर के सामने कोई भी पावर नहीं टिक सकती, भले वो चाइना, इंडिया, रशिया किसी की भी हो, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली नहीं चाहोगे कि उस पर दिक्कत हो। देखो यहाँ पे क्या है, यूएसए वर्ल्ड जो सुपर पावर वर्ल्ड स्टेज है, यानी कि दुनिया का वो मंच है जहाँ पे सुपर पावर डांस करता है, परफॉर्मेंस करता है। अमेरिका है, अमेरिका को खींचने के लिए तैयार किया जा रहा है, एक हुक है जो कि अमेरिका को खींच लेगा। और चाइना बिल्कुल लाइन में खड़ा है कि चाइना बिल्कुल सुपर पावर बनने को तैयार है। अब वो आपसे क्या, हम क्या है, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा उठाओ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है आपका, ट्रांसफ़र वगैरह है, ट्रेड है, टेक्नोलॉजी, उस सब के लिए आपको ज़रूरत है, ठीक है। तो जितना भी हो सके आप उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें, ठीक है। हेजेमनिक पावर का हमें कोई उससे जितना भी हम बेनिफिट ले सकते हैं वो लें, जिसे हमने बैंड वैगन स्ट्रेटेजी कही। बिल्कुल क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, बैंड वैगन स्ट्रेटेजी क्या थी, तब आप बताओगे बैंड वैगन स्ट्रेटेजी वॉज कि आपको जितना फ़ायदा हो सके उतना फ़ायदा हो, आप उतना फ़ायदा लें। दूसरा तरीका है कि आप उससे हाइड हो जाओ, छुप के रहो। अब देखो, छुप के रहने का मतलब है कि वाशिंगटन डीसी की आप पे नज़र ही ना पड़े, वो आपको तवज्जो ही ना दे और आप बच के निकलते रहें। लेकिन ये छोटी छोटी कंट्रीज़ के लिए पॉसिबल तो है कि वाशिंगटन डीसी ध्यान नहीं देगा, बट आपको क्या लगता है कि यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, इन कंट्रीज़ पे ध्यान ना दे? तो ये जो हाइड करने वाला सिस्टम है ना कि अपने आप को हाइड कर लो, वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता बड़े कंट्रीज़ लाइक वी, हमारी तरह, ठीक है। लेकिन कुछ देशों ने अलग अलग टाइम पर अपना ये वाला रुख भी अपनाया है, बट अभी तक इंडिया ने कभी नहीं अपनाया है। अब क्या है, अब बात की जा रही है कि अमेरिका को कौन रेजिस्टेंस कर सकता है, कौन उन्हें रोक सकता है। तो अमेरिका को जो बाकी ग्रुप्स हैं वो ऑर्गेनाइज ग्रुप तो नहीं रोक सकते, तो रोक कौन सकता है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, सोशल मूवमेंट हो गए, पब्लिक ओपिनियन हो गए। जब आर्टिस्ट लिखेंगे, इंटेलेक्चुअल्स लिखेंगे, राइटर्स लिखेंगे, तब इन्हें शायद शर्म आए, तो उसके बाद उनके क्रिटिसाइज को देखते हुए ये शायद वो काम मतलब ये काम करना छोड़ सकते हैं। अगर हमने ग्लोबल विलेज की बात करी ली कि ग्लोबल विलेज क्या है कि मतलब आपका एक सरदार है, सरदार का घर है, आपका घर उसके चारों तरफ है, ठीक है। अगर आप का जो सरदार है वो कुछ गलत करता है तो आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप गाँव छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आपका दुनिया में बस एक ही गांव है वो। तो आप क्या करोगे? सिर्फ आप रेबेली तो कर सकते हो, आप उसे हटाने का प्रयास करोगे, आप उस पर क्वेश्चन करोगे। तो आपको क्या करना है? उस पर क्वेश्चन करना है बार बार, ठीक है। अब ये वो कह दिया कि जितना भी साउंड कर रहा है बहुत ज्वेलस साउंड नहीं कर रहा है कि आप यूएसए की हेजेमनी से चिढ़ रहे हो कि दूसरा कंट्री अगर लीड कर रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। अब क्या है, हम हेजेमनी की हिस्ट्री से क्या सीखते हैं? तो इन्होंने पूरा बता रखा है कि किस तरह से स्टार्ट होता है। जब आप बात करते हो बैलेंस ऑफ पावर की और साथ में हेजेमनी की, तो इंटरनेशनल अफेयर में वो अनयूजुअल कंडीशन हो जाती है, यानी कि अगर बैलेंस है पावर का तब तो हेजेमनी क्रिएट हो ही नहीं सकती, बट अगर बैलेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं हेजेमनी क्रिएट होती है, जो कि गलत है। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये सब स्टार्ट होता है। 1648 में जब टेरिटोरियल सोवरेन स्टेट क्या होता है, सोवरेन टेरिटोरियल स्टेट का इमर्ज होता है, वो पूरा वर्ल्ड पॉलिटिक्स का निर्माण करते हैं। उसके बाद आपको पता है 1660 से 1730 तक यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कौन रहता है? जो पहली पॉलिसी मेकर थे ब्रिटेन वगैरह है, वो अपने ग्लोबल स्टैंडर्ड पर रहते थे। उसके अलावा आपको पता है कि जब 1600 का टाइम था तो फ्रांस वगैरह ने लीड किया था बहुत ज़्यादा, लुईस 14वें के टाइम पे, ठीक है। 1713 में इंग्लैंड ने बहुत ज़्यादा रूल किया, यही पूरा डोमिनेंस दिखाया, ठीक है। इसके अलावा यूएसए की जो कैपेबिलिटीज़ हैं अब धीरे धीरे रिलेटिवली कम हो रही है, पहले इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले इतनी वीक नहीं थी। अब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपको बताना है, एक्सरसाइज आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कोई आप पूछे, कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हो। अब वो क्वेश्चन है कौन सा गलत है हेजेमनी से रिलेटेड, तो वो कह रहा है 4th वाला गलत है कि हेजेमनी जो है एक ऐसी पोजीशन है जो कि अगर एक बार आप लीड करने लगे तो आप ही लीड करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता। फिर वो दूसरा कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, तो गलत कौन सा है? तो देखो सी या डी में से हो सकता है, लाइक स्टेट आर यूजिंग फोर्स अगेंस्ट वन अनदर, कि स्टेट फोर्स यूज़ कर रही है एक दूसरे के खिलाफ, तो हर स्टेट तो नहीं कर रहा, ठीक है। और यूएस क्या है कि अगर कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ेगा तो यूएन पनिशमेंट देगा, ठीक है। अब यूएन पनिशमेंट देगा, अगर यूएन सच में स्ट्रिक्टली पनिशमेंट देता होता तो इतनी सारी वॉर्स ना होती, वो सिर्फ एडवाइजरी जारी करता है। बट हाँ, यूएन का कुछ जज वगैरह कोर्ट भी बन चुके हैं जो कि स्ट्रिक्टली आंसर देते भी है, तो जहाँ तक सी है, बाकी आप और सर्च करके आप खुद अपना आंसर बता सकते हो। अब क्या है, अब वो बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के लिए गलत है, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा गलत क्या है, कि जो आपका
यूएन है उससे पहले परमिशन ले ली गई थी। जी नहीं, पहले परमिशन नहीं ली गई थी, बल्कि बिना परमिशन के ये काम हुआ था। फिर आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने 3 तरह की हेजेमनी पढ़ी, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्ट्रक्चरल पावर। तो आपको तीनों के बारे में समझाना है और एग्जाम्पल भी देना है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं लेना जो बुक में ऑलरेडी दे रखा है। इसके अलावा आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है कि 3 तरह की जो वो हैं 3 वेज हैं यूएस के डोमिनेंस के, कोल्ड वॉर के टाइम पे और कोल्ड वॉर के बाद के टाइम पे कैसे डिफर करते रहे। कोल्ड वॉर के टाइम पे क्या थे वो आप, ठीक है, जो यूएसए था, और कोल्ड वॉर के बाद में कैसे उसने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, अब ये क्या है, चारों मैचिंग है, चारों सिर्फ और सिर्फ मैच द फॉलोइंग है, जो कि चारों ऑपरेशंस पे। इस बहाने आपको याद भी हो जाएगा, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, एग्जैक्टली आपको पढ़ना है दोबारा से, समझना है दोबारा से, और फिर मैचिंग करोगे। अब क्या है, अमेरिका को कौन कौन से कॉन्स्टेंट रोक सकते हैं। अभी हमने बात करें 3 कॉन्स्टेंट है, या तो उसका नाटो, या फिर उसके इंटरनल पॉलिटिक्स, या फिर जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ पावर का जो डिवाइडेशन है। तो आपको ज़्यादातर अच्छा कौन लगता है। तो किसी को मास मीडिया वाला अच्छा लग सकता है कि लोग क्वेश्चन करें, किसी को नाटो वाला, तो आपकी अपनी डील है। ठीक है, अब क्या इंडो यूएस की जो डील है उसमें हमने 3 तरीके के आइडियाज़ पढ़े। कोई कहता है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं, कोई कहता है कि हम उससे छिप जाएं, कोई कहता है कि हमें उससे फ़ायदा उठाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपना इंडिपेंडेंट काम करेंगे, फ़ायदा उठाएं ना उठाएं और अलग छिप जाएं, ऐसे वाला। तो आपको वही बताना है, किसी भी एक मुद्दे को पकड़ो, उस पर फुल स्पीच तैयार करो कि कैसे आप राज्यसभा में या लोकसभा में उसे देते। ठीक है, अब क्या सीन है, बिग एंड रिसोर्सफुल स्टेट कैन नॉट रेजिस्ट द यूएस हेजेमनी, कि अगर बड़े और संसाधन वाले जो देश हैं वो यूएस की हेजेमनी को ख़त्म नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो कि जिनके पास ना इतना पैसा होता है ना इतनी शक्ति होती है, जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गई सब, वो यूएसए को रोक पाएंगे। तो आपका अपना ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। जो भी क्वेरीज हों आप पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। जो भी दिक्कत हो आप पूछ लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।